हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डीआई के 3 सेट जो कि आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखो, इसमें 3 डीआई सेट आज डिस्कस करने का एजेंडा है। पहला होगा सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड डीआई, दूसरा है हमारा एक मिसिंग डीआई डेटा बेस्ड डीआई, और तीसरा एक डबल पाई चार्ट बेस्ड डीआई। इनमें ये दो जो डीआई हैं वो पीओ प्री लेवल के हैं, और जो तीसरा वाला जो डीआई है वो मेंस लेवल का है ना। इसमें आपको लॉजिक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड डीआई ये नहीं है ना। तो तीनों डीआई बहुत अच्छे हैं, दो प्री लेवल के लिहाज से अच्छे हैं और तीसरा मेंस के लिहाज से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कशन इनका स्टार्ट करते हैं क्विक। पहला सवाल ये है, देखो आपके सामने, द टेबल शोज द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय डिफरेंट पर्संस इन 3 डिफरेंट स्कीम्स ऑफ अ बैंक। तो एक बैंक की 3 स्कीम है, स्कीम ए बी एंड सी। उसमें किस किसने कितना इन्वेस्ट किया है वो हमें दिया गया है। इसमें भी वैल्यूज मिसिंग है ना। और यहाँ पर साफ साफ दिया गया इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो सारी ये सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रमेश इन्वेस्टेड सर्टेन सम ऑफ मनी इन स्कीम बी and the total interest received by him from the 3 schemes after 2 years is 9,000. Find the ratio between the amount invested by Ramesh in scheme B and C if the rate of interest offered by these 3 schemes is 6% per annum. तो देखो तरीका क्या होता है डीआई को करने का। पहला जो बेसिक मैंडेटरी स्टेप है वो ये है कि हम ध्यान से इंफॉर्मेशन को पढ़ें। जो क्वेश्चन दिया गया है उसे बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कई बार क्या होता है कि हमने एक बार पढ़ा, शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, फिर हमने देखा कि यार 6% दिया गया है, तो हमने बोला कि सर 6% ये इसके बराबर है। फिर हमने बाद में पढ़ा कि यार ये 6% तो ठीक है, लेकिन ये जो 9,000 इंटरेस्ट दी गई है वो तीनों स्कीम्स की मिलाकर दी गई है। फिर हमने कैलकुलेशन में करेक्शन किया, है ना। तो ये छोटी छोटी गलतियां करने से ही टाइम वेस्ट होता है और ज्यादा समय आपको लगता है। तो इसलिए एक बार में ही सवाल को पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ेंगे, एक बार में सही सॉल्व करेंगे। तो यहां पर दिया गया तीनों स्कीम्स का जो टोटल इंटरेस्ट है वो 9,000 रुपए है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि तीनों स्कीम से 2 साल में इंटरेस्ट मिलेगा 12%? यस, 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12%। यानी कि जो तीनों स्कीम्स का जो टोटल है 12%, वो 9,000 रुपए है। 12% इक्विवेलेंट टू 9,000। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 12 × 7 84, बचेगा 6, 12 × 5 60, 0। तो 100% कितना हो जाएगा? 75,000, राइट। तो ये मैं कह सकता हूं कि तीनों स्कीम में इन्वेस्ट किया गया जो टोटल प्रिंसिपल था वो 75,000 था, जिसमें कि स्कीम ए और बी मुझे अलग से पता है, जो है 12,000 प्लस 18,000 यानी कि 30,000, है ना। तो अगर मैं 75,000 में से 30,000 माइनस कर देता हूं तो आई विल गेट दिस वन। तो 75 माइनस 30 कितना हो गया? 45,000, है ना। तो यहां पर आ गया 45,000। अब मुझे क्या चाहिए यहां पर? फाइंड द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय रमेश इन स्कीम बी एंड सी। तो बी एंड सी का हमको रेशियो चाहिए। तो भाई रेशियो बड़ा आसान है, 45 है, वो 18 है। 45 और 18 का रेशियो क्या होगा? 9 से काट दो 5 बार, 9 से काट दो 2 बार, है ना। भाई प्री एग्जाम में बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं करेंगे तो आप स्पीड नहीं बना पाएंगे, है ना। तो फुल फोकस के साथ सॉल्व करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the ratio between the interest received by Ankit from scheme C that is not given to you, and Priyanka from scheme B that is given to you is or after 2 years at the same rate is which is equal to 10% is 3:5। तो आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट 3 चीजों पर डिपेंड करती है ना। आप अननेसेसरी इसमें कैलकुलेशन करोगे, अगेन टाइम वेस्ट करोगे। 10% का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई यूज है, इसका कोई भी यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है तो होती है PRT/100, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाई 100। अब यहां पर दोनों के लिए, चाहे मैं अंकित की बात करूं या प्रियंका की बात करूं, दोनों के लिए टाइम सेम है 2 इयर्स, और दोनों के लिए रेट भी सेम है। तो जो रेशियो इनके प्रिंसिपल का होगा वही रेशियो इनके इंटरेस्ट का होगा। यस, तो अगर इंटरेस्ट का रेशियो 3:5 है तो प्रिंसिपल्स का रेशियो भी 3:5 होगा, है ना। तो अगर ये वैल्यू की मैं बात करूं तो ये 15,000 है। इनका रेशियो 3:5 है, मतलब ये 3x और ये है 5x। एग्री?
ठीक है, अंकित इन स्कीम सी एंड प्रियंका फ्रॉम स्कीम बी। तो 5x की वैल्यू अगर 15,000 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 3,000 एंड 3 इंटू 3 कितना हो गया ये 9,000। तो उसी रेशियो में प्रिंसिपल आ जाएंगे, आंसर हो गया 9,000। यस, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत दैट मीन्स दिस पर्सन द लास्ट पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 1 लाख। टोटल उसने कितना इन्वेस्ट किया है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है इन स्कीम ए एंड सी टुगेदर at the rates of 6% and 8% per annum respectively for a period of 3 years. If the interest received from scheme C is 5520 more than interest received from A, what is the sum invested in scheme A? तो मुझे ये पता है कि भाई C और A में मिलाकर कुल मिलाकर जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो है 1 लाख रुपए, 1 फॉलोड बाई 5 zeros. यस, एंड स्कीम सी से जो इंटरेस्ट मिलेगी वो 8% के रेट पर 3 साल की इंटरेस्ट मिलेगी, मतलब कितनी 24%, 8 इंटू 3 24%। तो 24% सी का मतलब 24% 24/100 इंटू सी, और ए से कितनी मिलेगी 6 इंटू 3 यानी 18%, 18% ऑफ ए, एंड इन दोनों इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है दैट इज 5520। यस, 5520। क्लियर है, हम 6 से कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स, 6 से 3 टाइम्स, 6 से कैंसिल किया 9, 920 टाइम्स। सो इट बिकम्स 4c माइनस 3a इक्वल्स टू 92000। 100 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। हमें क्या चाहिए, स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया वो निकालना है। तो वेरिएबल सी को मुझे यहाँ कैंसिल करना पड़ेगा। वेरिएबल सी का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 बना लेते हैं, इसको लिख देते हैं 4c प्लस 4a इक्वल्स टू 4 लाख, है ना। इसमें से जब इसको माइनस किया तो 4c से 4c कट गया, 4a प्लस 3a हो जाएगा 7a बराबर 4 लाख में से 92,000 चला जाएगा तो 3,08,000 बचेगा। यस, और फिर 7 से कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स 0 0 0, तो आंसर इज 44,000। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, नॉर्मल तरीके से आप सीधे सीधे करोगे हो जाएगा, कोई ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अर्नव हैज 45,000 विद हिम। अर्नव के पास है टोटल 45,000 रुपए। स्कीम बी एंड सी offers interest at the rate of 5% and 4% respectively. He wanted to invest his money in such a way that the interest received from these two schemes after 1 year of investment is equal. तो दोनों में इंटरेस्ट बराबर प्राप्त हो तो उसके लिए उसे स्कीम सी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमें ये पता है कि बी और सी में मिलाकर वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है 45,000 रुपए। बी और सी में मिलाकर 45,000 इन्वेस्ट कर रहा है। बी में जो इंटरेस्ट मिल रही है 5% मिल रही है, तो 5% ऑफ बी है ना मस्ट बी इक्वल टू सी में मिल रही है 4%, 4% ऑफ सी। तो एक एक साल में जो दोनों केसेस में इंटरेस्ट मिली है दे मस्ट बी इक्वल, दोनों क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं 100 से 100 काट देते हैं, मतलब बी और सी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका रेशियो है 4/5। दैट मीन्स 4 + 5 9 यूनिट्स की वैल्यू टोटल 45,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 हो गई। और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हाउ मच मनी ही शुड इन्वेस्ट इन सी। तो सी में जो इन्वेस्ट किया है वो है 5 यूनिट, तो एक की वैल्यू 5,000, तो 5 की वैल्यू 5 × 5 25,000, यानी आंसर है ऑप्शन ई। क्लियर है सभी को? यस। चलिए नेक्स्ट, प्रियंका इन्वेस्टेड 28,000। प्रियंका इन्वेस्टेड 28,000 in scheme A and C and the interest rate offered by these two schemes are 8% and 15% respectively. If total interest earned by Priyanka from these two schemes is 3,640, find the amount invested in scheme C. तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने अरिथमेटिक में भी किए होंगे। कौन से मेथड वाला सवाल है आपको देखते ही समझ आ रहा होगा, एलिगेशन वाला सवाल है ना। तो मैं ये देख लेता हूं कि भाई टाइम अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम 1 ईयर ले लेते हैं। तो 3,640 कितना परसेंट है उसका, 3,640 28,000 का कितना परसेंट है वो निकाल लेता हूं मैं। 3 0 से 3 0 कट गई, 28 × 1 28, 8 बचेगा, 28 × 3 मतलब नेट इंटरेस्ट से 13% मिली है ना। तो ए से मिल रही है 8% और सी से मिल रही है 15% और नेट मिल रही है 13%।
तो ए और सी में इन्वेस्ट किए गए अमाउंट का रेशियो हम एलिगेशन लगा के निकाल सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 पार्ट, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 पार्ट्स, 2:5। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज 2 + 5 यानी 7 यूनिट्स, दैट इज इक्वल टू 28,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4,000। So what the question is asking? Question is asking the amount invested in scheme C, which is 5 units. So 5 units means 20,000. 4,000 into 5. Right? So option B is correct. तो पहला सेट हमारा कंप्लीट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड था ये सवाल, है ना, पीओ प्री लेवल का सवाल हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ये भी मिसिंग डीआई है एक। सेक्शन ए बी सी डी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको दिए गए हैं, शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो जैसे पहला सवाल है, देखते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5 में एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए गए हैं 88, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी इज 20% मोर देन number of students in section D. Find the ratio between number of students in section B of class 5 and section D of class 10. ठीक, तो इस सवाल को कैसे करना है? सबसे पहले तो सबसे बेसिक मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं कि 88 एवरेज दिया गया है तो टोटल मान लेते हैं 88 into 2, है ना। हर बार एवरेज में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, राइट। एवरेज कितने सेक्शंस का है यहाँ पर? क्लास 5 में 4 सेक्शंस हैं, तो पर सेक्शन जो एवरेज है वो 88 है। तो टोटल निकालने के लिए हमें 88 into 4 करना पड़ेगा, है ना। जल्दी जल्दी में कई बार हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 352, मतलब कुल मिलाकर 352 स्टूडेंट्स हैं। तो सेक्शन बी और डी में कैसे निकालेंगे हम टोटल स्टूडेंट? तो ए और सी को माइनस कर देंगे। ए और सी कितना है, 99, तो इसको मैंने माइनस किया, है ना। तो दैट बिकम्स 253 हो गया। अच्छा, मुझे ये भी दिया गया कि बी इज 20% मोर देन सी, बी इज 20% मोर देन डी, तो तुरंत कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। 20% का मतलब होता है 1/5, तो डी को मैंने 5 माना, तो बी बिकम्स 5 + 1 6, 6 और 5 11 यूनिट की वैल्यू टोटल बी प्लस डी, ये आ गया ना बी प्लस डी। तो 11 यूनिट की वैल्यू 253 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 23। तो डी में कितने स्टूडेंट हो गए, सॉरी बी में कितने स्टूडेंट हो गए क्लास 5 में, 6 into 23, 23 into 6 which is nothing but 138, है ना। तो अब हमें रेशियो किसका चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी ऑफ क्लास 5 which is 138 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन डी ऑफ क्लास 10। क्लास 10 के सेक्शन डी में कितने हैं भाई, 100। तो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 69 टाइम्स 2 से कैंसिल होगा 50 टाइम्स। So 69:50 is correct answer, right? 69:50, that means option E is correct. क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी एंड सी ऑफ क्लास 6 becomes 4:5 when 20 more students join section C. तो क्लास 6 की अगर बात हो रही है तो क्लास 6 में आप देखो कि सेक्शन बी में इतने बच्चे हैं और सेक्शन सी में कितने पता नहीं, है ना। लेकिन ये रेशियो बन जाता है 4:5। तो अब अगर देखो ये 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स की वैल्यू 60 है, तो 1 यूनिट कितना हो गया, 15। तो 5 यूनिट कितना हो गया, 15 into 5 75, ठीक है, 5 यूनिट्स हो गया 75, राइट। ये तब हुआ जब 20 बच्चों ने ज्वाइन किया था, 20 बच्चों ने ज्वाइन किया था। तो इनिशियल कितने थे, इनिशियल इससे 20 कम रहे होंगे, 55 रहे होंगे। तो यही हमसे पूछा है कि इनिशियली कितने स्टूडेंट थे। सो द आंसर इज 55। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द एवरेज रेट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए ऑफ क्लास 9th इज x, सेक्शन ए ऑफ क्लास 9th, इसमें टोटल स्टूडेंट कितने, 96, टोटल स्टूडेंट्स हैं 96 और इनका एवरेज वेट है x, राइट। सेक्शन सी में कितने स्टूडेंट्स हैं, 64 और इनका एवरेज है x - 10, 64 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज है x - 10, ठीक है। एंड द एवरेज रेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन दीज सेक्शंस इज 50, कुल मिलाकर एवरेज 50 है। तो कुल मिलाकर नेट एवरेज हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग वेटेड एवरेज। 16 से 6 बार काट दो, 16 से 4 बार काट दो, है ना, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 2 बार, 3:2 रेशियो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो नेट एवरेज होगा n1a1 यानी 3 into x प्लस n2 into a2 यानी 2 into x - 10 अपॉन n1 + n2 यानी 3 + 2 5।
एंड दैट इज नेट एवरेज विच इज इक्वल टू व्हाट 50 kg, है ना, ये 50 के बराबर है। 3x प्लस 2x हो गया 5x माइनस 20, दिस इज 250, यस, ये कितना हो गया 250, 250 प्लस 20 इज 270, 270 डिवाइडेड बाई 5 इज 54, राइट। तो x की वैल्यू आ गई 54, x की वैल्यू 54 आ गई। फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ सेक्शन सी इफ अ टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड हुज वेट इज 44 kg। सेक्शन सी का पहले एवरेज कितना था? सेक्शन सी का जो पहले एवरेज था वो था x माइनस 10, तो x माइनस 10 की जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई? जब x की वैल्यू 54 है यानी x माइनस 10 की वैल्यू 44 हो गई। मतलब सेक्शन सी का जो पहले एवरेज था 44 था, तो अगर मैं एक टीचर को इंक्लूड करता हूं जिसका वेट भी 44 है, मतलब जो एवरेज के बराबर ही है, तो क्या क्लास के एवरेज पर कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा। ये एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर क्लास में कोई अबव एवरेज वाला बंदा एंटर करता है तो क्लास का एवरेज बढ़ जाता है, अगर कोई बिलो एवरेज वाला एंटर करता है तो क्लास का एवरेज घट जाता है, और अगर कोई ऐसा बंदा एंटर करता है जो कि एग्जिस्टिंग एवरेज के बराबर है तो क्लास के एवरेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो पहले 44 था तो अभी भी इतना ही रहेगा। आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है? यस। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो जरा इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला सवाल है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7th एंड क्लास 8th इज 620। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स क्लास 7th और क्लास 8th में हमें दिए गए 620। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन डी ऑफ क्लास 6, तो क्लास 7 एंड क्लास 8, मतलब इन दोनों वैल्यूज का एवरेज हमको बताना है, राइट। इन सबका टोटल मैं निकाल सकता हूं, है ना। इन सबका टोटल कितना होगा? 620। और अगर मैं इस 620 में से इन सबका टोटल माइनस कर देता हूं तो इन दोनों का टोटल मुझे मिल जाएगा, राइट। तो इन सबका टोटल है कितना? ऐड करते हैं इनको, 80 90 170, 170 प्लस 30 इज 200। इन दोनों का सम कितना हो गया? 130। तो दिस बिकम्स 330 प्लस 16 346। तो इसमें से 346 माइनस कर देता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4, ये हो गई 7 और ये 2, 274 आ गई। 274 आया इन दोनों का टोटल, लेकिन मुझे क्या चाहिए? इन दोनों का एवरेज। तो एवरेज चाहिए तो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं इसको। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 137। यस, 137 इज करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन सी ऑफ क्लास 8th, सेक्शन सी ऑफ क्लास 8th कहां है? देखो क्लास 8th है, इसका सेक्शन सी है 45, एंड क्लास 10th का सेक्शन सी हमें नहीं पता। इनका रेशियो 5:4 है, मतलब ये 5 यूनिट है तो ये 4 यूनिट होगा। यस, अगर ये है 5 यूनिट तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 36, बिकॉज ये इसका 9 टाइम्स है ना, तो इसका भी 9 टाइम्स कर दिया 36, है ना। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए ऑफ क्लास 10th इज 50% मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन सी ऑफ द सेम क्लास। तो इसमें जो सेक्शन ए में स्टूडेंट्स हैं उससे 50% ज्यादा है, इसका 50% होता है 18, तो 18 इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा? 54। ठीक है, 54 हो गया। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10, तो इनका टोटल आप निकालो। 54 प्लस 36 इज 90, 90 प्लस 50 इज 140, 140 प्लस 100 इज 240, है ना। 240 हो गया, 240 हो गया। 4 सेक्शन है तो एवरेज कितना हो जाएगा? 60, है ना। 60 इज राइट आंसर, ऑप्शन ई। ऑल्दो यहाँ पर लिखा होना चाहिए एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर सेक्शन, पर वो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एवरेज पूछा है तो पर सेक्शन की ही बात कर रहा है, तो 60 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये दूसरा सेट हमारा हुआ, ये भी अगेन पीओ प्री लेवल का था। अब तीसरा सेट जो है वो थोड़ा ट्रिकी है ना, बहुत अच्छा डीआई सेट है और जो कि मेंस लेवल का है। इसमें खास क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, वैसे आपको दिख भी जाएगा अगर आप गौर से देखोगे तो। पहले पढ़ते हैं,
यहाँ पर टोटल रेवेन्यू दिया गया 1800 करोड़ और डिफरेंट कंपनीज के रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमको दिया गया है। कंपनी ए बी सी डी ई में ये रेवेन्यू कितना कितना परसेंट है 1800 में से, ये हमें यहां से दिया गया है। ठीक है, द डिवीजन विद द लार्जेस्ट रेवेन्यू हैज द लीस्ट प्रॉफिट मार्जिन बट नॉट द लीस्ट प्रॉफिट। ओके, the division with the profit margin higher than all others generates the least profit. Exactly one division has the same profit margin as the overall company. Company D generates more profit than company E. शुरुआत कैसे करें इस सवाल को सॉल्व करने की? सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन का मतलब सभी को पता होना चाहिए। जब आप DI अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम में तो प्रॉफिट मार्जिन जैसी बेसिक चीज का मतलब आपको समझ आना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट परसेंट अपने आप में किस तरीके से अलग अलग हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट की कैलकुलेशन होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर यानी एक्सपेंडिचर पर, और प्रॉफिट मार्जिन की जब बात आती है तो दैट इज ऑल्सो परसेंटेज वैल्यू, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, है ना। रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस। जब हम प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट रेवेन्यू का कितना परसेंट है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट मार्जिन। यस, ये सब इस शब्द का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार दे दी जाएगी ये डेफिनेशन क्वेश्चन के साथ और कई बार नहीं भी दी जाएगी, जैसे इस सवाल में नहीं दी गई है, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। तो शुरुआत हम कैसे करेंगे इस सवाल की? टोटल रेवेन्यू हमें दिया गया 1800 करोड़, तो पहले रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम इनका रेवेन्यू निकालेंगे। अच्छा, प्रॉफिट में खास बात क्या है कि हमें कंपनीज के नाम नहीं दिए गए हैं कि कौन कौन सी परसेंटेज वैल्यू किस किस कंपनी के लिए है, किस किस सेगमेंट या डिवीजन के लिए है, वो हमें नहीं पता। तो दैट वी हैव टू फिगर आउट, वी हैव टू आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं कंपनी के नाम, है ना। कंपनी के नाम है ए बी सी डी ई। मैं लिखा यहाँ ए बी सी डी एंड ई। सबसे पहले हम रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो टोटल रेवेन्यूज हैं वो कितने कितने हैं आप देखिए। टोटल रेवेन्यूज हैं 16.67%। तो टोटल रेवेन्यू तो पहले तो हमें दिया गया था, है ना, 1800। टोटल रेवेन्यू कितना है? 1800 करोड़। तो 1800, तो 1800 में से 16.66% मीन्स 1/6, तो इसका 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा? 300। 25%, 25% मतलब इसका 1/4 कितना हो गया? 450। यस, C is how much? 8.33%, which is nothing but 1/12। 1/12 इसका कितना हो जाएगा? 12 से इसको डिवाइड करो, 12 into 1 12, 12 5 60, 150। यस, D is again 1/6, इसका 1/6 हो गया 300, and E is how much? 33.33%, which is 1/3, तो इसका 1/3 हो गया 600। तो हमने निकाल लिए सबके रेवेन्यू। ठीक, सबके रेवेन्यू निकाल लिए। ठीक है, अब मैं यहां लिख देता हूं प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन जो कि एक परसेंटेज वैल्यू है, दैट मींस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। और लास्ट में हम लिख देते हैं प्रॉफिट्स, किस कंपनी का क्या प्रॉफिट है अभी तो हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम निकाल लेंगे, इतना भरोसा अपने आप पर आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अच्छा, ये जो प्रॉफिट्स की वैल्यू है हमें पता है कि पूरी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% है, यानी कि ओवरऑल कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो पूरे रेवेन्यू का 10% हुआ है। तो पूरा रेवेन्यू कितना है? 1800। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 180। यस, 1800 का 10% कितना हो गया? 180 हो गया, है ना, 180 हो गया। अब 180 में से ये वैल्यूज अगर मैं निकालूंगा, ए बी सी डी तो नहीं पता कि कौन सी ए कौन सी बी कौन सी सी डी ई, ये नहीं पता, लेकिन वैल्यूज कैलकुलेट तो कर सकता हूं मैं। सो व्हाट अबाउट 19.44%? सबसे पहले 19.44% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, उसमें भी आपको कैलकुलेशन स्किल्स की जरूरत है। इसको मैं 15% प्लस 4.44% लिख सकता हूँ। यस, 15% मतलब 15/100, 15/100 मतलब 5 से काटा तो 3/20, एंड 4.44%। Now you know 44.44% कितना होता है? 4/9 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 11.11% 1/9 होता है ना। रिवाइज हो गया आपका ये।
तो 44.44% इज 4/9, तो 4.44 इसका 1/10 है, तो इसका 1/10 कितना हो गया, 4/90 हो गया। तो ओवरऑल अगर मैंने एलसीएम लिया तो हो गया 180, 20 से गया 9 टाइम्स, 9 3 27 एंड ये हो गया 2 टाइम्स, तो 4 2 8, तो 27 + 8 35। तो 35/180 ऑफ दिस नंबर, तो इसका 35/180 कितना होगा, 35 होगा, है ना। तो वन ऑफ द वैल्यूज इज 35, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ प्रॉफिट इज 35, एक वैल्यू 35 हो गई। ये प्रॉफिट्स की वैल्यू में लिख रहा हूं, अब कौन सा किस कंपनी का है वो तो अभी नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी वैल्यू है 22.22%, 11.11% का डबल, यानी 2/9। तो इसका 2/9 कितना होगा, इसका 1/9 हो गया 20, तो 2/9 कितना हो गया 40, है ना। चलिए, अच्छा 16.66% इज अ नोन वैल्यू विच इज 1/6, तो इसका 1/6 कितना हो गया 30, एक वैल्यू 30 आ गई। अब बची जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो ये दोनों वैल्यूज बची हैं हमारे पास, एक ये और एक ये, जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, हमें कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है कैसे निकालें, लेकिन एक क्विक ऑब्जर्वेशन आपको बताएगी कि ये वैल्यू इसकी डबल है ना। इसका आप डबल करो, 2 9 18 कैरी 1, 2 8 16 + 1 17 कैरी 1, 13 2 26 + 1 27, तो इसका डबल एग्जैक्टली 27.78 है। तो दैट मीन्स इनका जो रेशियो है वो 2:1 है। यस, इनका रेशियो क्या है, 2:1, और 2:1 में हम किस नंबर को डिवाइड करेंगे, जो बची हुई वैल्यू है। तो भाई इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो गया, 70 + 35 105 हो गया। तो 180 में से बचा कितना, 75 बचा ना। जब 180 में से 105 चला गया तो 75 बचा, तो 75 को अगर मैं 2:1 में स्प्लिट करूंगा तो एक वैल्यू 50 आएगी और एक वैल्यू 25 आएगी, है ना। 75 को 2:1 में आप स्प्लिट कर सकते हो ना आराम से, तो एक वैल्यू 50 आएगी और एक 25 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज भी आइडेंटिफाई कर पाए, तो एक वैल्यू आ गई 50 और एक वैल्यू आ गई 25, तो ये प्रॉफिट्स की वैल्यूज आ गई, राइट। ओके, अब आगे में क्या दिया गया था, द डिवीजन विद द लार्जेस्ट रेवेन्यू हैज द लीस्ट प्रॉफिट मार्जिन बट नॉट द लीस्ट प्रॉफिट्स। तो लार्जेस्ट रेवेन्यू किसका है, आप देख पा रहे हो, लार्जेस्ट इनमें से वैल्यू कौन सी है, कंपनी ई की। इट हैज द लीस्ट प्रॉफिट मार्जिन, तो यहां पर जो प्रॉफिट मार्जिन है इसका वो सबसे कम होना चाहिए, लीस्ट, बट नॉट द लीस्ट प्रॉफिट, है ना। इट शुड नॉट हैव लीस्ट प्रॉफिट, तो इट इज नॉट लीस्ट, शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि याद रहे, ठीक है। इसका प्रॉफिट लीस्ट नहीं होगा। ओके, द डिवीजन विद द प्रॉफिट मार्जिन हायर देन ऑल अदर्स जनरेट्स द लीस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट मार्जिन हायर देन ऑल अदर्स मतलब हाईएस्ट। अच्छा, हायर देन ऑल अदर्स और हाईएस्ट में क्या अंतर है, देखो हायर देन ऑल अदर्स का मतलब है कि सबसे ज्यादा, उसके बराबर कोई ना हो, और हाईएस्ट अगर बोला गया है तो वो हाईएस्ट दो वैल्यू भी हो सकती हैं, मतलब मैंने बोला कि ए हाईएस्ट है और ए की वैल्यू है 20%, तो सी भी हाईएस्ट हो सकता है जिसकी वैल्यू 20% है। 20% से ज्यादा कोई नहीं होगा पर उसके बराबर तो हो सकता है, लेकिन इसने शब्द यूज किया है हायर देन ऑल अदर्स, बहुत ही मतलब 90 तुले अंदाज में इसने जो है भाषा का इस्तेमाल किया है ना। तो इस चीज को समझना है ध्यान से, हायर देन ऑल अदर्स का मतलब है कि उससे ज्यादा या उसके बराबर भी कोई ना हो, ज्यादा तो कोई होगा ही नहीं और उसके बराबर भी कोई नहीं होगा, बिकॉज इट इज हायर देन ऑल अदर्स, है ना। हाईएस्ट इस तरीके से है कि उसके बराबर भी कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसे द डिवीजन विद द प्रॉफिट मार्जिन हायर देन ऑल अदर्स जनरेट्स द लीस्ट प्रॉफिट, है ना। तो लीस्ट प्रॉफिट कौन सा है, 25, मतलब एक ऐसा ऐसा सेगमेंट, ऐसा डिवीजन जिसका प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट है, उसका जो प्रॉफिट है वो लीस्ट है, ठीक है। चलिए इस पर आएंगे। एग्जैक्टली वन डिवीजन हैज द सेम प्रॉफिट मार्जिन एज द ओवरऑल कंपनी, केवल एक डिवीजन ऐसा है जिसका प्रॉफिट मार्जिन ओवरऑल कंपनी के बराबर है, जो कि 10% है। ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है 10%। अब वो सेक्शन कौन सा हो सकता है, तो देखो अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन 10% है तो कितना होगा 30, इसका 10% होगा 45, ये होगा 15, ये होगा 30 और ये होगा 60। अच्छा, इनमें से 30 तो यहां पर मौजूद है पर 45 यहां पर नहीं है, 15 यहां पर नहीं है, 30 यहां पर बिल्कुल है और 60 यहां पर नहीं है, मतलब ये और ये नहीं हो सकते, राइट, बिकॉज ये तो प्रॉफिट्स की वैल्यू है ही नहीं यहां पर, राइट। तो 10% किसका हो सकता है, या तो कंपनी ए का या कंपनी डी का। तो वो कंपनी जिसका ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन पूरी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के बराबर है, वो सेगमेंट या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है
है ना। सो इट कैन बी आइदर ए और डी, ठीक है, जो कि 30 के बराबर हो, है ना, जो जिनका प्रॉफिट मार्जिन 30 है, जो कि 10% है इनकी रेवेन्यू का, ठीक है। अब ए होगा या डी होगा, तो लेट सपोज अगर मैं डी को 30 रखता हूं, ठीक है, डी के प्रॉफिट को मैं 30 ले लेता हूं, है ना। अगर मैंने डी के प्रॉफिट को 30 ले लिया, तो आगे मुझे क्या दिया गया, कंपनी डी जनरेट्स मोर प्रॉफिट देन कंपनी ई। कंपनी डी का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ई से ज्यादा है, ये मुझे दिया गया है ना। तो अगर मैंने कंपनी डी को मैंने 30 ले लिया, तो 30 से छोटी वैल्यू तो 25 ही होगी केवल यहाँ पर, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर ये इट शुड नॉट बी लीस्ट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले कह दिया गया कि इसका प्रॉफिट लीस्ट नहीं होना चाहिए, तो 25 तो यहाँ आ ही नहीं सकता, राइट। आप बात समझ पा रहे हो, कंपनी डी का जो प्रॉफिट है वो ई से ज्यादा है, और अगर मैं डी को 30 रख देता हूं तो ई के लिए मेरे पास एक ही चॉइस बचेगी, बिकॉज 30 से कम केवल एक ही वैल्यू 25, और 25 यहाँ आ नहीं सकता। सो दैट मीन्स डी वो कंपनी नहीं हो सकती। तो वो कंपनी कौन सी है, ए, जिसका प्रॉफिट 30 है, यानी मार्जिन कितना हो गया 300 का, ये कितना परसेंट है 10%, तो ये मार्जिन हो गया 10%। यस, ऑल राइट, चलिए। अच्छा, अब इसके आगे कैसे करें, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताओ कि यार 25 नहीं आ सकता, अब डेफिनेटली 30 वहां आ चुका है, तो 30 भी यहाँ पर नहीं आ सकता, है ना। 30 भी यहाँ पर नहीं आ सकता, और सिंस ई हाईएस्ट भी नहीं हो सकता, बिकॉज ई से ज्यादा तो डी है, तो ई कैन नॉट बी हाईएस्ट अमंग देम, एंड हाईएस्ट अमंग देम इज 50, है ना। तो ई 50 भी नहीं हो सकता, राइट। ई जो है 50 भी नहीं हो सकता। तो ई के लिए वी आर लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शंस ओनली। ई के लिए कौन से ऑप्शन बचे, देखो ई के लिए 25 30 एंड 50 चले गए, तो बचे कितने, बचे क्या 35 एंड 40। ई के लिए क्या बचा, 35 बचा एंड 40 बचा, ठीक है। यहाँ 40 या 35 में से कुछ एक आ सकता है ना। तो अगर मैं यहाँ 40 रखता हूं, सपोज मैं 40 रख के देखता हूं, ठीक है। अगर मैं 40 रखूंगा तो डी उससे ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज डी शुड बी ग्रेटर देन ई। तो डी के लिए केवल एक ही चॉइस बचेगी, 40 से बड़ी तो केवल एक ही वैल्यू 50, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आएगा 40 और 50, ठीक है। अगर ये 50 आता है और ये 40 आता है, तो 40 इसका कितना परसेंट है 600 का, तो 40/600 इंटू 100 मतलब 40/6, दिस इज नथिंग बट 6 इंटू 6 36, 6.66%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.66%, और 50 इसका कितना परसेंट हो जाएगा, 50/3, यानी कि कितना हो जाएगा 100/6, यानी 16.66%। यस, 50/3, दिस इज 50/3, ठीक है। 50/3 मीन्स 16.66%। इज इट पॉसिबल, यस। हाँ, इट शुड हैव लीस्ट प्रॉफिट मार्जिन, तो ये तो पॉसिबल है ना, ये बिल्कुल यहां पर पॉसिबल है कि ये जो है 16.66 और ये आ जाए 6.66। अच्छा, मेरे पास एक और यहां पर पॉइंट था, वो ये था कि द कंपनी विद द कंपनी with the division with the profit margin higher than all others generates the least profit। लीस्ट प्रॉफिट यहां पर क्या है 25, तो 25 जहां पर आएगा या तो यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा। 25 के लिए अब दो ही चॉइस बची, ये दोनों, तो 25 जहां पर आएगा वहां पर क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट होगा, हायर देन ऑल अदर्स। तो मैं देखता हूं, अगर मैं यहां 25 रखता हूं तो 25 जो है इसके 10% से भी कम है, तो वो हाईएस्ट तो हो नहीं पाएगा, बिकॉज 10% से ज्यादा तो ये वैल्यू है। और अगर मैं 25 को यहां रखता हूं तो 25 इसका कितना परसेंट है 1/6, 25 150 का क्या है 1/6, यानी 16.66%। अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल। आप बात को समझ रहे हो कि अगर मैं 25 को यहां रखता हूं तो वो हायर देन ऑल अदर्स वाला नहीं आ रहा प्रॉफिट मार्जिन, बिकॉज 25 को यहां रखूंगा तो 25/450 तो इसके 10% से भी कम है, तो इससे तो ज्यादा नहीं हुआ ना। और अगर मैंने 25 को यहां रखा तो यहां पर 16.66% आएगा, क्योंकि इसका 1/6 है। तो 16.66% हायर देन ऑल अदर्स कहां हुआ, बिकॉज ये इसके तो बराबर हो गया ना, इसलिए हायर देन ऑल अदर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया था।
है ना, ताकि आप बराबर मानकर हाईएस्ट ना कर दो, है ना। अगर हाईएस्ट दिया होता तो बराबर हो सकते थे, दो वैल्यू हाईएस्ट हो सकती हैं, पर जब हायर देन ऑल अदर्स बोला है तो इक्वल भी नहीं हो सकता वो किसी के। सो दैट मींस इस केस में 25 के लिए कोई भी स्कोप नहीं बचा है। सो दैट मींस मैं यहां पर 40 नहीं ले सकता, तो मुझे यहां पर क्या लेना पड़ेगा, 35 लेना पड़ेगा। यस, मुझे यहां पर क्या रखना पड़ेगा, 35 रखना पड़ेगा। यस, तो मैंने यहां पर रख दिया 35, 35। ठीक है, अगर मैंने 35 रखा है तो 35 600 का कितना परसेंट है, इट इज 35/6, 6 5 30, देन 6 8 48, सो इट इज 5.8%। यस, 5.8%, एंड इट इज द लीस्ट वैल्यू अमंग ऑल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि ये वैल्यू 35 से ज्यादा होनी चाहिए, तो या तो यहाँ 40 आ सकता है या 50 आ सकता है ना, या तो यहाँ पर 40 आ सकता है या फिर 50 आ सकता है। अब 40 या 50 में से यहाँ पर क्या आएगा, तो आप सपोज करो कि मैं 50 यहाँ रख देता हूं, अगर मैं 50 यहाँ रख देता हूं, ठीक है, अब 50 अगर मैंने यहां रखा तो सुनना, 25 को मैं कहां रखूंगा, या तो यहां रखूंगा या फिर यहां रखूंगा। अब 25 को अगर मैंने यहां रखा तो ये तो रख ही नहीं सकता, क्योंकि 25 तो इसके 10% से भी कम है, लेकिन 25 वाले का प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट होना चाहिए, ऐसा हमें कहा गया था। जिसका लीस्ट प्रॉफिट है उसका प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ 25 रखता हूं तो ये तो 10% से भी कम आ रही है वैल्यू, ऑलरेडी 10% तो मेरे पास पहले से ही है, यानी 25 को यहां तो मैं कभी रख ही नहीं सकता, है ना। अब 25 को जब मैं यहां रख ही नहीं सकता, तो 25 के लिए, अब 25 को यहां भी नहीं रख सकता, बिकॉज ये तो 35 से बड़ा होना चाहिए, डी इज ग्रेटर देन ई। तो 25 के लिए तो मेरे पास एक ही चॉइस बची, वो की है ये वाली, है ना। और 25 इसका कितना है, 1/6, और 1/6 का मतलब है 16.66%। ठीक है, तो मैं 50 को यहां रख सकता हूं क्या, नहीं रख सकता, बिकॉज 50/300 इज अगेन 1/6। तो 16.66% ये भी आ जाएगा, तो वो हायर देन ऑल अदर्स वाली कंडीशन कहां फुलफिल हो रही है, तो दिस शुड बी हायर देन ऑल अदर्स, मतलब इसके बराबर भी कोई नहीं होना चाहिए। अगर मैं 50 को यहां रखूंगा तो 50/300 इज 1/6, जो कि इसके बराबर हो जाएगा, तो कंडीशन जो है डिससेटिस्फाई हो जाएगी। तो दैट्स वाई यहाँ पर 50 हम नहीं रख सकते, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही चॉइस बची है, जो कि है 40, है ना। इसको हम 40 रखेंगे, और इसको जब 40 रखा है तो 50 के लिए केवल ये बचा, वो ये है ना। 50/450 का मतलब हो गया 1/9, 1/9 मतलब 11.11%, एंड 40/300 यानी 40/3 विच इज 13.33%। नाउ एवरी कंडीशन इज फुलफिल्ड। यस, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो जो दिया गया था सब कुछ फुलफिल हो चुका है, हमारे पास टेबल तैयार है, और अब रॉकेट की स्पीड से हम सारे क्वेश्चंस का आंसर करने में कैपेबल है। हाउ मच प्रॉफिट डिड कंपनी ए मेक, कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 30 करोड़। व्हाट वाज द प्रॉफिट मार्जिन फॉर बी, तो बी का प्रॉफिट मार्जिन है 11.11%, दैट मींस ऑप्शन सी। हाउ मच प्रॉफिट डिड कंपनी ई मेक, कंपनी ई का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 35, है ना। Which company saw a profit margin of 13.33%, तो 13.33% कहां दिखाई दे रहा है, कंपनी डी में। यस, कंपनी डी में। ठीक, तो नाउ दिस सेट इज कंप्लीट। यस, तो ये 3 डीआई के सेट मुझे यहाँ पर डिस्कस करने थे, तीनों ही काफी अच्छे सेट थे, 2 पीओ प्री लेवल के थे और तीसरा पीओ मेंस लेवल का सेट था, है ना। सेशन अच्छा लगा हो तो देखो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा ग्रो कराने में हेल्प कीजिए, है ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, जिससे कि उसकी रीच थोड़ी बढ़े, और वीडियो को अगर पॉसिबल हो सके, आपको ज्यादा प्रेशर ना हो, तो थोड़ा सा शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, राइट। बाकी अगर किसी को कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है बैंकिंग एग्जाम के लिए, प्री प्लस मेंस बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, तो ये ब्रह्मास्त्र कंप्लीट कॉम्बो पैकेज है वीडियो कोर्सेज का। इसमें लक्ष्य बैच है, शिखर डीआई मेंस डीआई कोर्स है, एसबीआई पीओ प्री प्लस मेंस ड्रीम प्रैक्टिस बैच है, और प्लस टेस्ट सीरीज भी है अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ये 999 का पैकेज है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। बैंकिंग प्री प्लस मेन सबके लिए, बैंकिंग एज वेल एज इंश्योरेंस एग्जाम सभी के लिए सफिशिएंट है। 10% डिस्काउंट के लिए SSA10 कूपन कोड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये पैकेज आपको मिलेगा sumitsaracademy.com, ठीक है, sumitsaracademy.com वेबसाइट पर, ठीक है, या फिर सुमित सर अकेडमी ऐप पर, ठीक है, दोनों में से कहीं पे भी आप एनरोल कर सकते हो। क्लासेस मोबाइल या लैपटॉप किसी भी डिवाइस में चल सकती हैं।
ठीक है, तो होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।